कल की क्लास में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपवाह तंत्रों यानी ख़ास तौर से भारतीय संदर्भ में उसके वर्गीकरण का डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन टू द सी, यानी हम उन अपवाह तंत्रों के प्रकार की बात करेंगे जिनका प्रवाह जो है वो सागरों की तरफ होता है। तो भारत की नदियां भी प्रमुख रूप से इस आधार पर दो अपवाह के प्रकारों में बंटी हुई हैं, जिनमें से एक तो वो अपवाह है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जिन नदियों का प्रवाह होता है, यानी द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, यानी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती, बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो समाहित करती हैं, उनको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, यानी बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। खासतौर से द रिवर्स, यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी भारत की वो नदियां जिनका प्रवाह जो है वो पूरब की ओर होता है, चाहे वो हिमालय से निकल रही हो, चाहे वो वेस्टर्न घाट से निकल रही हो। वो सारी नदियां जिनका प्रवाह पूरब की तरफ होता है, वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। खास तौर से इनका जो उदाहरण है, जैसे मैंने पहले भी क्लास में आपसे बात की थी, वो नदियां हैं गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में है, महानदी ये उड़ीसा, गोदावरी, आंध्रा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आंध्रा और उसके बाद तमिलनाडु, पेनरी रिवर, पेरियार नदी, वैगाई एक्सेट्रा, ये वो सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं और उसमें अपना जल मिक्सअप करती हैं। और आप देखेंगे कि भारत का 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया, यानी भारत का 77% जो अपवाह क्षेत्र है वो इसी बंगाल की खाड़ी के अपवाह के क्षेत्र में शामिल है, जिसका जो पूरब की तरफ ये सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, वो भारत के 77% अपवाह क्षेत्रों को कवर अप करती हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि टोटल जो एरिया है अपवाह का क्षेत्रफल जो है उसका 77% वो उन सारी नदियों के द्वारा कवर अप किया गया है जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम और बात देखें, यहाँ लिखा हुआ 90% ऑफ द वाटर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक तो क्षेत्रफल था 77%, लेकिन उससे कहीं बढ़ के उनमें प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा है, यानी टोटल जो नदियों का जल प्रवाहित होता है भारत में, उनमें से 90% जो मात्रा जल की है वो कहाँ जाके गिरती है, कहाँ मिक्सअप होती है, बंगाल की खाड़ी में मिक्सअप होती है। द रेस्ट इज ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, ठीक है, या इनलैंड ड्रेनेज, यानी बाकी जो बच रहा होता है कितना 10%, वो 10% पानी ऐसा है जो अरब सागर में जाके गिरता है, मिक्सअप होता है, या कुछ आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो झीलें हैं उनमें जाके रुक जाता है। यानी 90% पानी जो भारत का है वो जाके कहाँ मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। अगर इसी तरह से हम दूसरे ड्रेनेज की बात करें तो दूसरा जो हमारा ड्रेनेज है अपवाह है वो है अरब सागर का अपवाह क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र को हम अरब सागर कहते हैं, अपवाह उस प्रकार को कहते हैं जहां नदियां जो है वो अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो आपने अभी देखा जैसे कि केवल 23% एरिया ऐसा है जो इनलैंड ड्रेनेज के द्वारा कवर अप किया गया है और अरेबियन सी के ड्रेनेज के द्वारा कवर अप किया गया है। बाकी जो पानी है वो सिर्फ 10% पानी ऐसा जल है जो आंतरिक अपवाह क्षेत्रों में है या फिर अरब सागर में। इसका मतलब एरिया वाइज और जल की मात्रा वाइज दोनों में जो है वो अरब सागरीय अपवाह क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। यहाँ लिखा हुआ रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियां जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, उनको हम कहते हैं अरेबियन सी ड्रेनेज या अरब सागरीय अपवाह। उनमें से 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ द कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अरेबियन सी, यानी केवल 23% क्षेत्रफल जो है भारत के अपवाह का वो अरब सागर के अपवाह क्षेत्र में शामिल है। बाकी 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में शामिल है। इसमें इसी तरह से अभी हमने बात की थी जल की, तो जल में मुश्किल से 10% जो एरिया है वो आंतरिक अपवाह तंत्रों और अरेबियन सी यानी अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है। बाकी 90% जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत शामिल है। इनमें जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं अरब सागर में वो हैं इंडस, इंदु लिखा हुआ इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, ठीक है, जिनमें जो पाकिस्तान में चली जाती है उसके बाद फिर वो अरब सागर में मिल जाती है।
भारत को सिंचित करती हुई फिर वो पाकिस्तान में जाती हैं। तो उसमें जो इंडस रिवर, नर्मदा ताप्ती जो गुजरात से होती है, आप जानते हैं, नर्मदा ताप्ती जो अरब सागर में मिलती है। इसी तरह से साबरमती नदी है, माही नदी है, एंड द लार्ज नंबर ऑफ स्विच फ्लोइंग वेस्टर्न कोस्ट रिवर्स। और ये तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, जिसमें सिंधु नदी, नर्मदा ताप्ती, साबरमती, माही, ये तो बड़ी नदियां हैं। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां जो पश्चिमी घाट से, खास तौर से वर्षा के समय जिनकी उत्पत्ति होती है, वहाँ चूँकि ढाल बहुत तेज है, इसलिए उस तेज ढाल में वो बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। ये सारी की सारी सीजनल रिवर हैं, खास तौर से जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, स्विफ्ट फ्लोइंग यानी बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और काफ़ी सारा ड्रेनेज जो आप क्या कहते हैं अवसाद लेके अरब सागर में मिक्सअप कर देती हैं, तो बहुत तीव्र गति से बहती हैं। ऐसी छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं जो चूँकि पश्चिमी घाट ऐसा एरिया है जो भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, तो वर्षा भी वहाँ 350-400 सेंटीमीटर के आसपास होती है, खासतौर से मानसून काल में तो बहुत सारा पानी होता है। वो सारा का सारा पानी तीव्र ढाल से, जो पश्चिम की ओर उसका ढाल है वेस्टर्न घाट का, आपने पहले पढ़ रखा है फिजियोग्राफी में कि पूर्वी ढाल तो उसका मंद है और पश्चिमी ढाल उसका और ज़्यादा तीव्र है, तो उस तीव्र ढाल के सहारे प्रवाहित होती हुई ये सारी की सारी नदियाँ अरब सागर में अपना जल जो मिक्सअप करती हैं। तीव्र ढाल होने के कारण ही इस पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली किसी नदी के द्वारा भारत में डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि तीव्र ढाल होने की वजह से मिट्टी वहाँ रुकती नहीं है, अवसाद सीधे के सीधे जाके उसमें मिक्सअप हो जाता है पानी में और लहरों के साथ वो पानी सारा अवसाद अंदर अरब सागर में चला जाता है। इसके विपरीत जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, उन सारी नदियों के द्वारा बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण जो है वो किया गया है, जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से यानी कृषि की दृष्टि से बड़े उपजाऊ क्षेत्र हैं। अधिकांश पॉपुलेशन वहाँ सेटल्ड है, जनसंख्या भी वहाँ पाई जाती है और कई सारी बंदरगाहें भी उन तरफ बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ओरिएंटेशन है भारत के अपवाह तंत्र का, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला, अरब सागर की तरफ वाला, इसमें बड़ा जो है वो अंतर पाया जाता है। और इस तरह से हम वर्गीकरण की जो हम बात कर रहे थे भारतीय अपवाह की, तो ये 4-5 कैटेगरी थी जिनके आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को वर्गीकृत किया गया है। चाहे हम उनकी उत्पत्ति की बात कर दें, चाहे उनके आकार की हम बात कर दें कैचमेंट एरिया के हिसाब से, चाहे हम उनके ओरिएंटेशन की बात करें, चाहे हम उसके ड्रेनेज के प्रकार की बात करें, उस आधारों पर भारत के अपवाह तंत्र को वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अब एक्चुअल जो अपवाह है भारत का, खास तौर से उनको हम 2 आधारों पर डिस्कस करेंगे, एक तो हिमालयन रिवर के कॉन्सेप्ट में और एक पेनिनसुलर रिवर के कॉन्सेप्ट में। हम आपसे अगली क्लास में उसका विस्तृत डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।